हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मुगल काल हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी एक वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आज का हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा जो 2006 से 15 तक और 17-18 के ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा के अंदर आए क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष या ईस्वी में आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। और इसके साथ ही सल्तनत काल और लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य का जो उत्थान का कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद इसकी डिटेल देख सकते हैं हम। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य संबंध कटु हो गए थे। और सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने विरोध किया था। दौलत खां ने अपने एक पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में मदद करे। बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे राणा सांगा का निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। बाबर को विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक बाबर था। पानीपत का युद्ध प्रथम इसने ही शुरू किया था और यही फिर राजा बना था। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बाबर का पूरा नाम पूछे तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में बाबर ने जिस वंश की भारत में स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। तुर्की नस्ल का चगताई वंश, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। तुर्की नस्ल का था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर ही रहेगा, क्योंकि इसी ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर बाबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर विजयी हुआ, सल्तनत काल का अंत हुआ। तो किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो ये बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे। तो बाबर की बात करें या इस्लाम की बात करें या हम बात करें तुर्की जो भी शासक यहाँ आए थे उन सब की किसी की भी बात करें तो या तो उनकी भाषा फारसी रहेगी या तुर्की रहेगी। तो बाबर की बात करें तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपने जो संस्मरण है वो लिखे थे। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जिसको हम कह सकते हैं, तुर्की के अंदर लिखा हुआ था, तुर्की भाषा में लिखा था। यद्यपि तुर्की जो राज दरबार की भाषा नहीं थी, यह समान फारसी को प्राप्त था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन इसमें है। नेक्स्ट है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो पानीपत की पहली लड़ाई मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। 1556 में दूसरी लड़ाई और 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ गलत मिलान हुआ है? तो किसका गलत मिलान हुआ है ये हमें देखना है। तो राणा सांगा बाबर के टाइम में, हमने ऊपर डिस्कस किया, बाबर को राणा सांगा का इनविटेशन मिला था। पृथ्वीराज चौहान अकबर के साथ कह रहा है, जसवंत सिंह औरंगजेब और शाहजहां जुझार सिंह। इसके अंदर अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य का भारत के अंदर जब कोई भी प्रभाव नहीं था, यानी कि हम बात करें जब बाबर पैदा भी नहीं हुआ था, उस टाइम में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हमारे पास शासक थे। यानी कि जब शुरुआत के अंदर इस्लामिक शक्तियों ने भारत के अंदर प्रवेश शुरू किया था तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम में शासक थे। तो उसके बाद में सल्तनत काल, और सल्तनत काल के बाद में ये मुगल काल आया था। तो पृथ्वीराज चौहान का ये अकबर के साथ में मिलान कर रहा है, जो गलत है कि अकबर बहुत बाद में इसके शासक हुआ था। पृथ्वीराज जी चौहान हमारे बहुत पहले के शासक 12वीं शताब्दी के रहेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था। मोहम्मद गोरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े, अतः बी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? तो तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। बाबर ने। तो इसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाबर को मुबैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि बाबर को और मुबैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता इसको माना जाता है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो बाबर के द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा रहेगा, राणा सांगा। खानवा का युद्ध 12 मार्च 1527 को मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद, आज के टाइम में भी इसकी झलक देखने को मिलती है, जो मानसिकता है। तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अलग अलग टाइप के जिहाद मुगल साम्राज्य के द्वारा चलाए गए थे, जिनका आज के टाइम में असर दिखाई देता है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। क्या कहता है इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु 26 जनवरी 1530 को आगरा में हुई। प्रारंभ में इसे नूर अफगान आधुनिक आरामबाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। मृत्यु कहाँ हुई? आगरा के अंदर। पहली बार कहाँ दफनाया गया इसको? नूर अफगान आधुनिक आरामबाग में, आधुनिक आरामबाग में। परंतु बाद में इसकी जो इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए उसकी इच्छा अनुसार उसे वहां से उखाड़ करके काबुल में ले जाया गया और वहां दफनाया गया उसकी दोबारा से। और चलो आगे देखते हैं। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला शेरशाह सूरी के टाइम का रहेगा। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 38 के मध्य करवाया गया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। पुराना किला दिल्ली के अंदर रहेगा। हुमायूं ने इसका शासन शुरू किया था और इसका निर्माण कार्य हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बाद में जो अपने पास चौसा का युद्ध हुआ था उसके अंदर हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो गया और शेरशाह सूरी ने कई स्मारकों का इसके अंदर निर्माण करवा करके जो है शेरगढ़ इसका नाम लिखा। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो कन्नौज और चौसा। 2 युद्ध हुए थे, पहले चौसा उसके बाद कन्नौज। तो कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को बाहर भागना पड़ा था और कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य जो था समाप्त हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। तो यही है। चौसा का युद्ध 1539। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया।
इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को पुनः उसका खोया राज्य वापस दिलाया। हुमायूं को किस लड़ाई के पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो ये कन्नौज की लड़ाई रहेगी। पहले चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का हुआ था और दोनों में युद्धों में शेर शाह सूरी जीता था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1540 में। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं का मकबरा वास्तुकार इसका कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्क मिर्जा घियात इसका जो है वास्तुकार रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ये मिर्क मिर्जा घियात कह रहा है, लेकिन इसका वास्तव में नाम मिर्जा गियास था। मिरन मिर्जा, ये जो अपने इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है तो इसके अंदर गलतियां हो जाती है, तो इसके ऊपर गलती के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा ध्यान रखें। मिर्जा गियास जो था इसका वास्तुकार रहेगा हुमायूं के मकबरे का। इसके बाद है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन था? तो ये टोडरमल जो है शेरशाह के अधीन सेवा की थी इसने और अकबर के अधीन भी था ये। तो अकबर से पहले ये जो शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो ये 13 साल की आयु में सम्राट बना था। इसकी जो डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बैरम खां इसका संरक्षक और सेनापति रहेगा। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर इसको कलनौर नामक स्थान पर बादशाह की उपाधि दी गई थी। 14 साल से उसकी आयु कम थी, ये पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कलानौर के राज्याभिषेक में अकबर की आयु 13 साल थी। आगे हमारे पास पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध रहेगा 1556 के अंदर। तो 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ, पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। किस नाम से किया? रजमनामा नाम से। बदायूनी ने रजमनामा नाम से किया। अगर बदायूनी ऑप्शन में ना मिले तो नकीब खां, फैजी, अबुल फजल, शेख सुल्तान, ये सभी ने मिलकर के इसका रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। तो अबुल फजल और बदायूनी दो इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन बाकी के राइटर भी ध्यान रखने अपने को, इनके जो हेल्पर थे। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये भी बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी अनुवाद। और रामायण का फारसी अनुवाद 1589 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था। उसने मुनख्खब उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और प्रत्येक चीज को उसने जो शरा के तराजू पर या शरिया के जो नियम होते हैं उसके अनुसार से तोला था इसने। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल, इसका दरबारी था, मित्र था, उसने अबुल फजल लिखी थी। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अकबरनामा के नाम से रचना की इसकी 9 रत्नों में से एक था और इसका तीसरा खंड जो आईने अकबरी के नाम से है। इसके साथ कहता है अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली के नाम से किया। अनवार ए सुहेली। पंचतंत्र, रामायण और महाभारत तीनों का ही जो अबुल फजल रहेगा फारसी अनुवाद करने वाला। आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल, इसकी व्याख्या हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है,
अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा भी अबुल फजल की ही रचना है। अकबर से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं होंगी मोस्टली अबुल फजल की रहेंगी। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो अकबर जो है हरि विजय का सम्मान करता था। हरि विजय, इसके अलावा एक और विद्वान भी था जो हमने पहले डिस्कस किया, उसका भी अकबर बहुत सम्मान करता था। और ये दोबारा से यहाँ पर है, हरि विजय सूरी नामक जैन विद्वान, इसको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। और दूसरा विद्वान जिन चंद्र, इन्हें भी युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। तो ये दो विद्वान थे, इनका अकबर सम्मान करता था। दीन ए इलाही बनाने का प्रमुख उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य जो अपने को इतिहास में बताया जाता है, क्या रहेगा? तो ये विश्व बंधुता, यानी कि सभी के अंदर समान भावना, भाईचारा, मैत्रीपूर्ण जो संबंध बने रहे, इसके लिए दीन ए इलाही नामक जो धर्म है या नया पंथ है वो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इसमें अकबर खुद नहीं लड़ा था, इसका सेनापति लड़ा था, मान सिंह और आसफ खान। महाराणा प्रताप के विषय में भी बहुत रोचक जानकारी हैं, किसी दिन डिस्कस करेंगे हम अलग वीडियो के अंदर। तो हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। मान सिंह और आसफ खान, इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा और महाराणा प्रताप ने जो समीप की पहाड़ियां थी, जंगलों के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। उस टाइम में काफी समय तक ये रहे थे। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर के टाइम में आरंभ हुई थी और इसे जो टोडरमल नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका विचार दिया था। ये इसकी डिटेल है, पहले देख चुके हैं हम, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। और किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो यही क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो रहा है। इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज के हिसाब से चेंजिंग आता है, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ना इसीलिए फायदेमंद है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा इसकी निर्माण कार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में है फतेहपुर सीकरी। मुगल शासक अकबर ने इसका निर्माण करवाया। हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? तो जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया वही इसके अंदर पंचमहल का निर्माण यानी कि अकबर ने। इसके अंदर और क्या क्या है? 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। और जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी, ये सारे इसके अंदर मुख्य जो है पार्ट रहेंगे फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ध्यान रखेंगे अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, 8 वर्षों में बना था और 1572 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में तो ये मरियम पैलेस, सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है। लेकिन मोती मस्जिद जो है ये फतेहपुर सीकरी के अंदर नहीं है। तो यही पॉइंट, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम महल और फतेहपुर सीकरी में ये सारे स्थित हैं। जबकि मोती मस्जिद जो है दिल्ली तथा आगरा के किले में स्थित है, दिल्ली और आगरा के किले के अंदर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा यूपी के अंदर रहेगा, उत्तर प्रदेश बुलंद दरवाजा रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। किसी भी स्मारक का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी के अंदर जो एंट्री का गेट है ये रहेगा बुलंद दरवाजा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना नाम से जो जगह बनी हुई थी उसके अंदर करता था।
इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? तो प्रयाग इलाहाबाद इसके जाना जाता था। अभी रिसेंटली इसको प्रयागराज के नाम से दोबारा से चेंजिंग किया गया है और इसको प्रयाग नगर जो पुराने टाइम में इसका नाम था उसको इलाहाबाद या अल्लाह नगर किसने नाम दिया था ये? तो ये नाम अकबर ने दिया था। अकबर ने इसका नाम अल्लाह नगर किया। उसके बाद में अभी धीरे धीरे ये चेंजिंग होता हुआ इलाहाबाद हुआ और जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके प्रयासों से इसका नाम वापस से प्रयागराज किया गया। तो इसके अंदर क्या है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नामक नाम मुगल शासक अकबर ने दिया। यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण करवाया जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद का किला अकबर ने गंगा यमुना नदी का जो संगम है इसके तट के ऊपर करवाया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो रीजेंट इसका जो शुरुआत के अंदर इसका राज्याभिषेक करवाने वाला, शुरुआती इसके युद्धों के अंदर भाग लेने वाला बैरम खां। तो आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। 1556 से 60 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता ये जो है बैरम खां बना रहा था। अकबर का अभिरक्षक यही बैरम खां रहेगा। तो अभिरक्षक आए, रीजेंट आए, इसका सेनापति आए। प्रथम जो द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध है उसका नेतृत्व करने वाला आए तो बैरम खां रहेगा। किस शासक ने जजिया समाप्त किया? जजिया कर जो है किसने समाप्त किया? अकबर ने। अकबर ने इसको समाप्त किया था और कब किया इसकी डिटेल देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुनः जजिया लेना शुरू किया, यानी कि अकबर ने इसको बंद किया और मुगल सम्राट ने दोबारा से 1679 में इसको फिर से शुरू किया था। इसके आगे है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3 अंश जो है इसको टैक्स के रूप में जब्ती प्रणाली के अंदर राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। और इसके अंदर क्या कहता है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर नीति आरंभ कर मुगल कानूनी राज्य व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। तो आईने दहशाला या टोडरमल व्यवस्था इसी को भी कहेंगे। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री रहेगा। इसी क्वेश्चन को रिपीट, टोडरमल किस मुगल शासक के राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के अंदर, आंसर इसका रहेगा अकबर। इसके अंदर और देख लेते हैं क्या डिटेल है। भू राजस्व व्यवस्था को पुनः निर्धारण हेतु 1570 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि 1751 से 80 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। इसको आईने दहशाला भी कहा जाता था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का नाम क्या था? तानसेन, इसका वास्तविक नाम क्या था? रामातनु पांडे रहेगा। और इसका संबंध गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन का पिता मुकुंद पांडे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से इनका संबंध रहेगा। इसका नाम रामतनु पांडे रहेगा। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। विश्व बंधुता इसका जो उद्देश्य रहेगा। टाइम क्या रहेगा? 1582 में दीन इलाही या देवीय एवं ईश्वरवाद का प्रवर्तन किया
अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था, विश्व बंधुता या फिर एक देवीय एकेश्वरवाद कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया था कि किसी भी तरीके से जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म से विमुख होकर के धीरे धीरे इस्लाम के अंदर अपना जो रुचि जगाने लगे, किसी भी तरीके से उनको मना करके इस्लाम के अंदर प्रवेश करवाना इसका मुख्य उद्देश्य मुगल सम्राटों का यही रहेगा। निम्न में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? तो दीन ए इलाही का सदस्य राजा बीरबल, तो ये दीन ए इलाही का सदस्य बना। अगर हम बात करें कि राजा बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, यही ऐसे जो व्यक्ति थे जिनकी वजह से अकबर के टाइम में मुगल साम्राज्य ने अपनी वो वर्चस्व बनाए रखा था। अगर ये लोग चाहते तो मुगल साम्राज्य को खत्म कर सकते थे या फिर इतना इस्लाम भारत के अंदर उनका आक्रमण, जो भी उनकी यातनाएं दी गई थी वो ना होता। लेकिन खैर, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो दीन ए इलाही को बीरबल ने स्वीकार किया था, एक अकेले बीरबल ने इसको स्वीकार किया। निम्नलिखित में कौन निरक्षर था? निरक्षर कौन रहेगा? अकबर, अनपढ़ था बिल्कुल ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? सबसे पहला तो बैरम खां अकबर का सेनापति था, ये सही रहेगा। इसके बाद इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा। तो यही डिस्कस हम ऊपर कर चुके हैं इसकी डिटेल, तो ज़्यादा ध्यान न देके हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना किसने की थी? अकबर को प्राप्त है कि इसने भी हिंदी गीतों की रचना की थी। रायकर्ण के नाम से, छद्म नाम से हिंदी गीतों की ये रचना करता था। तो ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। रायकर्ण के नाम से अकबर जो है रायकर्ण नाम यूज करता था और इसके नाम से हिंदी में गीत लिखता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय अकबर मुगल बादशाह रहेगा। और औरंगजेब ने इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसको एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 16 को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उस समय मुगल सम्राट बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय कौन सा नहीं है? तो अकबर ने एकता प्रणाली है ये नहीं अपनाया था। दाग, मनसबदारी और जब्त प्रणाली ये सारे अकबर के अपनाए हुए हैं, लेकिन एकता प्रणाली अपने अकबर की नहीं रहेगी। तो ये सुधार कार्य अकबर के द्वारा किए गए हैं, लेकिन एकता प्रणाली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये सल्तनत काल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एकता प्रणाली, इक्तेदार किसको कहते थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग अपने कन्फर्म करना चाहते हैं कि ज़्यादा दिक्कत रिपीटेड क्वेश्चन गलत करने की वजह से ना हो, तो पुरानी वीडियोस अपनी पड़ी है वो देखिए। सल्तनत काल की वीडियो के अंदर इल्तुतमिश से रिलेटेड जानकारियां मिलेगी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है अकबर के काल में लिखी थी। तो क्या डिटेल कहता है, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। और मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक था। तो यानी 1574 में अकबर ने, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस टाइम में मुगल सम्राट अकबर रहेगा। तो यही क्वेश्चन आगे है, किसके शासनकाल में? रिपीट क्वेश्चन हुआ है एसएससी सीपीओ के अंदर। तो अकबर के काल में इन्होंने रचना की थी तुलसीदास जी ने। जहांगीर का क्या अर्थ होता है? तो जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। क्या अर्थ है जहांगीर का? विश्व विजेता। तो ये है जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये जो सलीम है इसी का ही नाम जहांगीर रहेगा। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये उपाधि किसको मिली थी? जहांगीर, या हम बात करें अकबर के पुत्र सलीम को।
नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी रहेगी? जहांगीर की। शाहजहां से इसको सख्त एलर्जी थी, ये इसको राजा नहीं बनाना चाहती थी। उसका मूल नाम जो है मेहरुनिसा रहेगा और इसने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। शाहजहां की विरोधी थी ये। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? किसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। अकबर के टाइम की हमने देखा था, जो अबुल फजल रहेगा। तो ये इसकी डिटेल है। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तुर्की भाषा बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजु के जहांगीरी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा था। मोतमिद खां, ये ध्यान रखना है। चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो चित्रकारी जो है जहांगीर के काल में। जहांगीर और शाहजहां इन दोनों के टाइम में जो है निर्माण कार्य, जो है चित्रकार की बात करें, हम भवन निर्माण कला का बात करें, तो ये इनके काल में, जो मुगल साम्राज्य की बात करें तो चरम पर थी। तो मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अक्का रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन और मंसूर, ये इसके प्रमुख चित्रकार रहेंगे। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये किसे भेजा गया था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। तो जॉन हॉकिंस, जॉन हॉकिंस इसके जो मुगल सम्राट के काल में भेजा गया था इसको। या हम बात करें, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 11 ईस्वी तक 3 वर्ष तक रहा। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। ये क्वेश्चन पहले भी एक जगह आया था, हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पहला पार्ट हमने जो मुगल साम्राज्य का किया था उसके अंदर क्वेश्चन आया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन 2007 के अंदर और उसके बाद फिर से ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ था। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू प्रयोग को निषेध किया? तो तंबाकू का प्रयोग जहांगीर ने निषेध किया था। लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य थे उनमें 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था। तो जहांगीर ने ये सब काम किए थे। राजकुमार खुर्रम, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर जो है शाहजहां कहलाया था। सलीम का हमने डिस्कस किया था जहांगीर, और खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां का जन्म जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। लाहौर में जन्म हुआ। जोधाबाई माता रहेगी। शाहजहां का जन्म जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई 1592 में लाहौर में। बचपन का नाम खुर्रम। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली तो किसने की? है शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली लेके गया अपनी राजधानी को शाहजहां। एक राजा था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जो दक्षिण भारत के अंदर, लेके गया था। उसका नाम कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर चेक करिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की नींव जो है दिल्ली में रखी। शाहजहानाबाद। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। लाल किला के नाम से प्रसिद्ध रहेगा शाहजहानाबाद के अंदर, और शाहजहां ने इसकी अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली के अंदर, आगरा से दिल्ली। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 में कौन ले गया? तख्त ए ताउस नादिर शाह जो है वो लेके गया था। फारसी आक्रामक नादिर शाह 1739 में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस ले गया था।
विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस महल में रखा गया था? तो ये जो है लाल किला के दीवाने आम, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। तो यहाँ से जो नादिर शाह है वो लेके गया था इसको। तो इसकी डिटेल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ है? तो मोती मस्जिद हमने देखी थी जो आगरे के किले के अंदर रहेगी और दिल्ली के लाल किले के अंदर भी एक मोती मस्जिद रहेगी। तो क्या कहता है डिटेल देखते हैं। मोती मस्जिद आगरे के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो लाल किले के अंदर औरंगजेब ने और जो आगरे के किले में है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया किसको? अपने पिता शाहजहां को। और अपने भाइयों को इसने युद्ध के अंदर मौत के घाट पे उतारा था। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब विजयी रहा और उसने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और दारा शिकोह इसको औरंगजेब ने खुद मारा था युद्ध के अंदर। इसका भाई था ये। निम्नलिखित में से कुछ मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। इस्लाम में हराम है इस नाम से, क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। तो अजीब अजीब इनके नियम ध्यान रखेंगे। संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो इसकी भी डिटेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन रहेगा? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी औरंगजेब का मुअज्जम रहेगा उत्तराधिकारी। इसके अंदर क्या डिटेल है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना और 1707 से 12 तक की अवधि में उसने शासन किया। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो ये 4 नहीं है। 1707 से 12 तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मोहम्मद मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुगल शासकों के दरबारी भाषा क्या रहेगी? तो दरबारी भाषा इनकी फारसी रहेगी मुगलों की। तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसके अंदर मोती मस्जिद रहेगी और एक मोती मस्जिद दिल्ली के जो आगरा के किले में और एक लाल किले के अंदर। जो लाल किले वाली मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था, जबकि दूसरी जो आगरा के किले के अंदर है उसकी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसके अंदर डिटेल देख लेते हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। 1648 में वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला जो है प्रमुख रहेगा। भारत में बीबी का मकबरा ये कहां? ये औरंगाबाद में रहेगा बीबी का मकबरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं इसकी डिटेल। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी दिलरास रानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया। किसका? बीबी का मकबरा। किसने निर्माण करवाया? औरंगजेब ने। बीबी का उसकी पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। इसे ताजमहल की फूड नकल भी माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वे लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये ताजमहल जो है लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल वर्गाकार रहेगा।
इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है, लंबाई चौड़ाई में वर्गाकार रहेगा। कौन रहेगा? ताजमहल। किसने बनवाया ताजमहल? तो सब जानते हैं, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया मुमताज महल की याद में। और इसी की तर्ज पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ताजमहल की नकल माना जाता है। तो समुद्र तल से 171 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। 1653 में बनकर तैयार हुए इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया। यह मुगल शैली में निर्मित है। तो यही क्वेश्चन आगे इसकी हिसाब से दिया गया है। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी। कौन रहेगा? ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी। ये डिटेल इसकी हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक भव्य मकबरा है, बिल्कुल सही है। शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताजमहल का, आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। तो ये पॉइंट कहता है उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट इसके अंदर सही नहीं है, क्योंकि ताजमहल ने उन नागरिकों के कहते हैं कि उन कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो जो सच्चाई है वो जो भी हो, लेकिन अपने को यही बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो 22,000 कारीगरों को बताया जाता है कि उसके अंदर काम दिया गया था। तो इतने लोगों के हाथ कटवाए गए और जो भी इतिहास के अंदर कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, कहीं भी उनके जो वंशज नहीं है। तो आई थिंक सच्चाई कुछ और हो सकती है। खैर, ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित है, पर इस उत्कीर्णन का कार्य अमानत खां शिराजी ने किया था। ताजमहल पर क्या है? कुरान की आयतें, यानी कि कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है उनको इसके ऊपर लिखा गया है। और इसका जो कार्य है अमानत खां शिराजी ने किया था। ये आयतें लिखने का कार्य अमानत खां शिराजी ने किया था। इनका नाम ताजमहल के एक द्वार के अंत में उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम इसमें नहीं है। तो किसका नाम इसके एक द्वार के अंत में, कोई 4 द्वार इसके बताए जाते हैं, तो उसके एक द्वार के अंत में इसका नाम किसका? अमानत खां शिराजी का, जिसने आयतें लिखी थी कुरान की, उसका है। लेकिन कारीगरों का नाम इसमें नहीं रहेगा। तो ये निर्माण करना है अपने को, सिंपल सा पॉइंट रहेगा। आगरा का किला, ताजमहल और पुराना किला किस किसने बनवाया था? तो सीधी सी बात है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, सबको पता है। ताजमहल शाहजहां ने। पुराना किला किसने बनवाया और आगरा किला, अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भी अपने को पता चल जाएगा। तो दूसरे का सी पार्ट देखते हैं किसके अंदर है। तो दूसरे का सी पार्ट इसी एक के ही अंदर है। तो यहाँ से सीधा पता चलता है कि बी, क्योंकि ये सबको पता है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बाकी आगरा का किला और पुराना किला के अंदर हो सकता है किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो, तो इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो पहला है आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। और पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह ने। तो यही रहेगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल दी हुई है, देख सकते हैं हम। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनवाई गई? जो 17वीं सदी के अंदर जामा मस्जिद बनाई गई थी। तो इसकी डिटेल देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी यानी कि 1656 में शाहजहां ने करवाया था। शताब्दी ध्यान रखेंगे, शताब्दी एक आगे की बोली जाती है। तो ये 1600 आ गया, तो इसके हिसाब से ये ना सोचना कि 16वीं शताब्दी है। तो ये शताब्दी 17वीं बोली जाएगी, सन 1656। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार है, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने जाया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों से उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। तो आज के लिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। तो अपने क्वेश्चन इसके अंदर 77, फर्स्ट वीडियो के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हमने देखी। तो आज के लिए इतनी ही वीडियोस हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों से
बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अनुरोध करते हैं। तो जितना हो सके अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए। मोस्टली इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हमें यहाँ पर मिलेंगे, विद डिटेल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।